साशा स्मिर्नोव, जो कि अपनी मां का इकलौता बेटा था, वित्तीय खबरों से भरे 223 नंबर के अखबार में लिपटी कोई चीज अपने बगल में दबाए भावुक मिजाज के साथ डॉक्टर कुशलकोव के कंसल्टिंग रूम में दाखिल हुआ। आओ बच्चे, डॉक्टर उसे देखते ही बोला। बताओ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मेरे लिए कोई अच्छी खबर लाए हो? साशा ने पलकें झपकाई, अपने हाथ को अपने सीने पर रखा और उत्तेजित स्वर में बोला, इवान निकोलोविच, माँ ने आपको नमस्कार और धन्यवाद कहा है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और आपने मेरी जान बचाई है। एक खतरनाक बीमारी के चंगुल से आप मुझे सकुशल बचा लाए हैं और हमें नहीं पता कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। कैसी बात कर रहे हो लड़के? डॉक्टर बेहद खुश होते हुए बोला, मैंने तो केवल वही किया जो मेरी जगह कोई और भी डॉक्टर करता। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। हम गरीब लोग हैं और आपके इलाज की फीस नहीं दे सकते हैं। मैं शर्मसार हूँ डॉक्टर साहब। हालांकि माँ और मैं, अपनी माँ का इकलौता बेटा, हम आपसे अर्ज करते हैं कि आभार स्वरूप आप यह कलाकृति ग्रहण करें, जो कि एक बेहद कीमती प्राचीन कांस्य कलाकृति है, एक दुर्लभ चीज। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। और ये क्यों? नहीं, प्लीज ना मत कहिए। साशा अखबार में लिपटी उस कलाकृति को बाहर निकालते हुए बोलता रहा। यदि आप इसे लेने से मना करेंगे तो मेरी माँ और मुझे आहत कर देंगे। यह बहुत बढ़िया चीज है, एक प्राचीन कांस्य। मेरे स्वर्गीय पिता इसे हमारे लिए छोड़ गए थे, जिसे हमने एक बेशकीमती स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रखा हुआ है। मेरे पिता प्राचीन कलाकृतियों को खरीदकर उन्हें कद्रदानों को बेचा करते थे और अब माँ और मैं यह छोटा सा कारोबार संभालते हैं। साशा ने लिपटा हुआ अखबार हटाकर कलाकृति को गंभीरतापूर्वक मेज पर रख दिया। वह कलात्मक कारीगरी से युक्त पुराने कांच का एक मोमबत्तियां रखने वाला स्टैंड था। उस दीपाधार पर ईव की वेशभूषा में दो युवकों की मूर्तियां बनी हुई थी। उनकी भावभंगिमा ऐसी थी जिसे बयान करने का न तो मुझमें साहस है और न ही मेरा वैसा स्वभाव है। दोनों युवतियां बड़ी अदा और नखरे से मुस्कुरा रही थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि यदि उन्हें मोमबत्तियां रखने वाली उस कलाकृति का आधार बनने के काम से मुक्त कर दिया जाता तो वे वहां से उतरकर ऐसे लंपट में मग्न हो जाती जिसकी कल्पना करना भी पाठक के लिए अशोभनीय होगा। तोहफे को देखते हुए डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर खुजलाया और अपना गला साफ किया। हाँ, यह बढ़िया चीज तो है, वह बुदबुदाया, लेकिन मैं इसे कैसे बयां करूं? ये पारिवारिक माहौल के लिए नहीं बना है। इन मूर्तियों से कामुकता झलक रही है, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। क्या मतलब? स्वयं मिथकीय प्रलोभक स्वर्प इससे बुरी कोई चीज नहीं घट सकता था। यदि मैं मायाजाल से भरी ऐसी कोई चीज अपनी मेज पर रखूंगा तो यह पूरे घर का माहौल खराब कर देगी। कला को देखने का क्या अजीब नजरिया है डॉक्टर, साशा नाराज होता हुआ बोला। यह तो एक कलाकृति मात्र है, आप इसे ध्यान से देखिए। इस चीज में इतना सौंदर्य और लालित्य है कि यह आपकी आत्मा को श्रद्धा से भर देती है और इसे देखकर आपको अपना गला रुंधता सा महसूस होता है। जब कोई इतनी सुंदर कलाकृति देखता है तो वह सभी सांसारिक चीजों को भूल जाता है। देखिए तो सही, इसमें कितनी गति है, इसका अपना ही वातावरण है और इसकी अपनी ही मुद्रा है। प्यारे लड़के, यह सब मैं अच्छी तरह समझता हूँ, डॉक्टर ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ। मेरे बच्चे यहाँ आते रहते हैं, महिलाएं यहाँ आती रहती हैं। जाहिर है यदि आप इस कलाकृति को भीड़ के नजरिए से देखेंगे, साशा ने कहा, तो यह आपको किसी विशेष रंग में रंगी नजर आएगी। किंतु डॉक्टर, आप भीड़ से ऊपर उठिए। इसे लेने से इनकार करके आप खासतौर से मेरी माँ और मुझे आहत करेंगे। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। आपने मेरा जीवन बचाया है। हम आपको अपनी सबसे अमूल्य वस्तु भेंट में दे रहे हैं और मुझे केवल इसी बात का अफसोस है कि मेरे पास आपको देने के लिए इसका जोड़ा नहीं है। धन्यवाद प्यारे, मैं बेहद आभारी हूँ। अपनी माँ को मेरा प्रणाम निवेदित करना। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मेरे बच्चे यहाँ आते रहते हैं, महिलाएं यहाँ आती रहती हैं। खैर, तुम इसे यहीं रख दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। सर, बहस करने की तो कोई वजह ही नहीं, साशा ने राहत महसूस करते हुए कहा। मैं इसे गुलदस्तों के पास रख रहा हूँ। काश आपको देने के लिए मेरे पास इसका जोड़ा होता। खैर,
गुड बाय डॉक्टर। साशा के जाने के बाद डॉक्टर अपना सिर खुजलाते और सोचते हुए बहुत देर तक उस कलाकृति को देखता रहा। यह वाकई एक शानदार चीज है, उसने सोचा, और इसे फेंक देना अफसोसजनक होगा, लेकिन मेरे लिए इसे अपने पास रखना असंभव है। ये तो एक प्रॉब्लम है। मैं इस चीज को किसे गिफ्ट या दान में दे सकता हूँ? बहुत देर तक सोचने के बाद उसे अपने वकील दोस्त ओहोव का ख्याल आया। वह कानूनी मामलों में डॉक्टर की मदद करता था, जिसकी वजह से डॉक्टर अपने इस मित्र का एहसानमंद था। बढ़िया, डॉक्टर ने फैसला किया। मेरा मित्र होने के नाते उसे मुझसे पैसे लेने में अजीब लगेगा, लेकिन मेरे लिए यह कलाकृति गिफ्ट में देना ही सही रहेगा। इस शैतानी चीज को मैं उसे ही दे देता हूँ। खुशकिस्मती से अभी वह कुंवारा और आराम पसंद दोनों है। बिना और टाल मटोल किए डॉक्टर ने अपनी टोपी और अपना कोट पहना और वह कलाकृति लेकर ओहोव के घर की ओर चल पड़ा। उसे घर पर पाकर डॉक्टर ने पूछा, कैसे हो दोस्त? मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम मुझसे पैसे तो लोगे नहीं, इसलिए यह तोहफा कबूल करो। देखो मित्र, यह एक शानदार चीज है। उस कांस्य कलाकृति को देखकर डॉक्टर का वकील मित्र बेहद खुश हुआ। वाह, क्या शानदार नमूना है, उसने चहक कर कहा। यह तो कल्पना की पराकाष्ठा है, बेहद सम्मोहक। इतनी सुंदर चीज तुम्हारे पास आई कहां से? अपना उल्लास व्यक्त करने के बाद वकील ने सहमते हुए दरवाजे की ओर देखा और कहा, लेकिन दोस्त, तुम्हें यह अपना तोहफा वापस ले जाना होगा। मैं इसे नहीं ले सकता। क्यों भाई? डॉक्टर ने क्षुब्ध होकर पूछा। क्योंकि कभी कभी मेरी माँ मुझसे मिलने यहाँ आती है, मेरे मुवक्किल यहाँ आते रहते हैं। अगर मेरे नौकरों ने भी इस चीज को यहाँ देख लिया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। बकवास, बिल्कुल बकवास। खबरदार तुमने इनकार किया तो। डॉक्टर उत्तेजित होते हुए बोला, तुम पाखंडी हो। यह तो केवल एक खूबसूरत कलाकृति है, इसकी गति, इसकी मुद्रा तो देखो। मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, तुम मुझे नाराज कर दोगे। यदि इस कलाकृति को प्लास्टर या अंजीर के पत्तों से थोड़ा ढक दिया जाता तो। लेकिन यह सुनकर डॉक्टर पहले से ज्यादा उत्तेजित हो गया। उस कलाकृति को वहीं छोड़कर वह गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से बाहर निकल गया। हालांकि घर लौटकर वह खुश हुआ कि उसे उस तोहफे से छुटकारा मिल गया था। जब डॉक्टर उस कलाकृति को वहीं छोड़कर वहां से चला गया तो वकील ने उसे उंगलियों से छू कर देखा और फिर अपने डॉक्टर मित्र की तरह सोचने लगा कि आखिर वह इस तोहफे का करे क्या। यह वाकई एक बढ़िया कलाकृति है, उसने सोचा। इसे फेंक देना अफसोसजनक होगा और इसे मेरे पास रख पाना अनुचित होगा। सबसे बेहतर यही होगा कि मैं इसे किसी को गिफ्ट में दे दूं। अब मैं समझ गया, मैं आज ही शाम इसे कॉमेडियन शेशकिन को उपहार में दे देता हूँ। उस बदमाश को ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, और वैसे भी उसके चैरिटी का आज रात एक प्रोग्राम हो रहा है। जो कहा गया वही किया गया। शाम में उस दीपाधार को तोहफे की चमकीली पन्नी में सावधानी से लपेटकर शेशकिन के कार्यक्रम में ले जाया गया। पूरी शाम उस हास्य अभिनेता के सज्जा कक्ष में उस तोहफे की प्रशंसा करने वालों का तांता लगा रहा। सज्जा कक्ष उत्साह और खिलखिलाहट से गूंज से भरा रहा, जैसे वहां कोई घोड़े ही निना रहे हैं। यदि कोई अभिनेत्री दरवाजे पे आकर पूछती, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो उसी समय कॉमेडियन की भारी आवाज गूंज उठती, नहीं नहीं प्रिय, मैंने अभी वस्त्र नहीं पहन रखे। अपने अभिनय प्रदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के बाद हास्य कलाकार ने अपने कंधे उचकाए, अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, अब इस अरुचिकर चीज का मैं क्या करूं? मैं अपने निजी मकान में रहता हूं, यहाँ एक्ट्रेसेस मुझसे मिलने आती रहती हैं। यह कोई फोटो तो है नहीं कि मैं उसे उठाकर किसी दराज में डाल दूं। सर, बेहतर होगा कि आप इसे बेच दें। उस कॉमेडियन के हेयर ड्रेसर ने उसे सलाह दी। पास में ही एक बूढ़ी औरत रहती है जो प्राचीन कांस्य कलाकृतियां खरीदती है। आप वहां जाकर मैडम स्मिरनोव के बारे में पूछ सकते हैं, वहां सभी उसे जानते हैं। कॉमेडियन ने यह सलाह मान ली। 2 दिन बाद डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा था और अपने माथे पर अपनी एक उंगली टिकाकर वह पित्त के अम्ल के बारे में विचार कर रहा था। अचानक क्लिनिक का दरवाजा खुला और साशा स्मिरनोव तेजी से कमरे में घुसा। वह मुस्कुरा रहा था और उसके पूरे मुखमंडल पर प्रसन्नता की कांति छाई हुई थी। उसने अपने हाथों में अखबार में लिपटी कोई चीज पकड़ रखी थी।
डॉक्टर, उसकी सांस चढ़ी हुई थी। आपको मेरी खुशी का अंदाजा नहीं होगा। खुशकिस्मती से हम आपके लिए उस दीपाधार का जोड़ा पाने में सफल हो गए हैं। मेरी माँ बहुत खुश है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और आपने मेरी जान बचाई है। और साशा ने कृतज्ञता से कांपते हुए उस दीपाधार को डॉक्टर के सामने रख दिया। डॉक्टर का मुंह खुला रह गया। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह कुछ बोल न सका।